स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़े जा रहे होंगे एक क्रम वाइज जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही आसान स्टेप है। आइए देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। क्लास 11 का पाठ 11 हम देख रहे थे, लेसन 11 देख रहे थे और लेसन 11 वित्तीय प्रबंधन एवं योजना चैप्टर का नाम है, जिसे हम पढ़ रहे थे। एक एक लेक्चर हमने देख लिया था कल। नेक्स्ट अगले लेक्चर को देखेंगे। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं तो मजा आता पढ़ने में। तो आइए देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। वित्तीय प्रबंधन एवं योजना से संबंधित जानकारियों के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि उद्देश्य अर्थात उद्देश्य को हम पढ़ के ये जाने कि इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या जानेंगे। इसके साथ ही हमने प्रस्तावना देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, किस प्रकार से धन प्रबंधन किया जा सकता है और धन प्रबंधन को एक स्टेप वाइज यदि प्रबंधन ढंग से हम चलाए ना, एक स्टेप वाइज चलाए ना, तो किस प्रकार से पारिवारिक व्यवस्था सही चलती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य की किस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तथा उसी के साथ हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से हमारी आकस्मिक आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। जो लंबी अवस्था जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो कैसे पूर्ण होती है। इन चीजों को हमने सही वे में पढ़ा और इसके साथ हमने जाना कि योजना बनाकर नियंत्रण करके तथा मूल्यांकन विधि द्वारा हम वित्त प्रबंधन कर सकते हैं। किस प्रकार से हम वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं, इन चीजों को हमने जाना, जिससे कि क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता में बहुत ही सुधार आती है, प्रत्येक परिवार में आत्मनिर्भर बनते हैं। इन चीजों के बारे में हमने जाना। इसके साथ ही हमने वित्तीय योजना के बारे में जाना, जिसमें हमने बजट बनाने को जाना कि किस प्रकार से बजट बनाने से पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ रहती है, सही रहती है। कहीं भी किसी तरह का ना ही फिजूल खर्चा होता है और ना ही फिजूल खर्च करने का सदस्य में सदस्य में प्रत्येक प्रकार से उसे संभालने की वो जो जागरूकता होती है उन्हें सीख दी जाती है। इसके साथ ही हमने जाना कि प्रत्येक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं। इष्टतम प्रयोग का मतलब कि हम कितने तरह से वो जो एक प्रकार का संसाधन है, उस एक प्रकार के संसाधन को कितने प्रकार से हम इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कि ये नहीं कि बुक पढ़ने के लिए है तो एक बार बुक पढ़ ली है, बस बुक पढ़ ली है, बस रख दिए। नहीं, बुक को हम 10 बार पढ़े, शरबत की तरह घोल के पी गए तो हम क्या है, लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। हम हमारा लक्ष्य हमारे हाथ में होगा। इस प्रकार से हमने भावी जीवन को भी समझा, किस प्रकार से मॉनिटरिंग करता है। जैसे जब हम सभी स्टेपों का पालन करते हैं, हम अर्थात जैसे योजनाबद्ध होके कार्य करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। तो इन चीजों के बारे में इसके साथ ही हमने प्रबंधन भी देखा। अब आइए देखते हैं कि क्या चीज पढ़ना है हमें। पारिवारिक आय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पारिवारिक आय। सो आइए देखते हैं। पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी प्रकार के आय। देखिए यहाँ कुल मिला के ना किस चीज को पढ़ाने का कोशिश कर रहा है इस चैप्टर में, कि आय तथा निश्चित अवधि में सभी परिवार सदस्यों की सभी स्रोतों से प्राप्त आय के कुल योग से है। सभी कुल क्या कह रहा है, योग से है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए कि देखिए क्या कह रहा है। ये कुल मिला के किस आय के बारे में बताया जा रहा है, कि यह पारिवारिक आय के बारे में आपको सभी चीजें बताने की कोशिश कर रहा है ना। तो वही कहा जा रहा है कि पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी प्रकार की आय तथा निश्चित अवधि में सही पारिवारिक सदस्यों को सभी स्रोतों से प्राप्त आय के कुल योग से है। अर्थात आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है कमाई।
आय, कोई भी किसी भी तरह का आपका आय हो रहा है तो वो किसके जरिए हो रहा है? कमाई कर रहे हैं तभी। और कमाई कैसे हो रहा है? जब आप कोई कार्य कर रहे हैं। कार्य कहाँ कर रहे हैं? किसी भी संस्था, ठीक है ना। अब इस स्टेप में चलिए, किसी भी जगह पे या किसी भी संस्था पे जब आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं? कमाई। और कमाई करने का मतलब होता है कि आपको क्या मिल रहा है? आपका आय बढ़ रहा है, आपका आय हो रहा है, अर्थात आपको क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है। धन, यहाँ यही चीज को, इसी चीज को मेंशन करिए कि क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है। धन का मतलब क्या है? कि मुद्रा से ले लीजिए। धन क्या है? मुद्रा। मुद्रा मिल रहा है। मुद्रा क्या है? पैसा। यही मिल रहा है ना आपको। अब यही कहा जा रहा है कि पारिवारिक आय, आय का मतलब होता है धन। धन कैसे मिलता है? जब कोई भी कमाई करता है। कमाई का मतलब है जब कोई कार्य करेगा तब मिलेगा। और कार्य कहाँ करते हैं हम? चाहे किसी संस्था में करें, किसी जगह पे करें, है ना, तो उसी को कहा जा रहा है। जो कि किस में होता है? धन किस में होता है? या तो मुद्रा में होगा या पैसे में होगा। आप उसे ही क्या कहते हैं? आय कहते हैं या धन कहते हैं। तो कुल मिला के इसी बात को कहा गया कि पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी प्रकार की आय तथा एक निश्चित अवधि में सभी पारिवारिक। अब मान लीजिए सभी प्रकार का है। अब मान लीजिए पापा स्कूल में है, पापा टीचर हैं, खैर जो भी स्टूडेंट अनमैरिड है उनके लिए मैं ऐसी बात कह रही हूँ। चाहे जिनकी शादी हो गई है तो वो अपने घर परिवार में देखे कि जो भी सर्विस कर रहा है। अब मान लीजिए कि पापा क्या है? टीचर हैं। तो पापा का क्या है? स्थायी संस्था है। आपका स्थायी संस्था हो गया ना। अब मान लीजिए कोई गरीब परिवार से है तो वो मजदूरी कर रहा है, तो वो किसी जगह जा रहे हैं मजदूरी करने। तो वो मान लीजिए एक ही परिवार में है, एक किसी का गवर्नमेंट जॉब है या फिर किसी का प्राइवेट जॉब है। दोनों लोग अपनी अपनी संस्थाओं पे जा रहे हैं। वो क्या है? स्थायी हैं। वो निश्चित अवधि पे उनका क्या है? वो बंधा हुआ है। सैलरी पैकेज जो भी है, जो भी मासिक वेतन, ये सब क्या है? निश्चित अवधि के लिए बंधा हुआ है। और ये सभी मिला के जो परिवार में एक दो तीन लोग जो भी कमाई का जो भी कार्य करके कमाई कर रहे हैं ना, आय अर्जित कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं ना, उन्हीं सभी को कहा गया है कि सभी परिवार के सभी सदस्यों की सभी स्रोतों, उन्हीं सभी स्रोतों को, कि जब सभी लोग मिल के जो जो भी एक लोग हैं, चाहे दो लोग हैं, चार लोग हैं, जो लोग कमा रहे हैं, उन आय से प्राप्त आय के कुल योग से है। उस आय के योग से यहाँ पे आय को मेंशन किया गया है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि घर पे मम्मी अम्मी भी हैं। किसी किसी की मम्मी क्या है? सिलाई का काम कर रही हैं। जो भी जो थोड़े निम्न वर्ग के लोग हैं, वहां पे सिलाई के वर्ग कर रहे हैं। पापा हैं, दुकान खोल रखे हैं, है ना। पापा दुकान खोल रखे हैं। और भी कोई कार्य है, पापड़ बनाने का काम हो रहा है, अचार मुरब्बे ये सब बनाने का, चटनी वगैरह बनाने का कार्य हो रहा है। या फिर उनका घर का ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे ढाबा टाइप में कार्य चल रहा है। तो ये भी सब क्या है? आय के कुल योग है। इन सभी योगों को क्या कहा जा रहा है? कि पारिवारिक सदस्यों के सभी स्रोतों के प्राप्त आय के कुल योग से है। यह वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक। अब मान लीजिए मजदूरी क्या मिलता है? मजदूरी आपका दैनिक भी मिलता है और मासिक भी आप ले सकते हैं। महीने का बन जाता है ना कि महीने पे दे देंगे, है ना। तो मासिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी, दैनिक भी। और मासिक क्या होता है? जो स्थायी वेतन वाले लोग होते हैं, जितने भी लोग हैं, ऑफिस वगैरह में जाने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो उन लोगों का देखते हैं ना मासिक वेतन आ जाता है ना। तो इन चीजों को बताया गया है कि आय कैसे मिलता है? या तो वार्षिक मिलेगा, मासिक मिलेगा, साप्ताहिक मिलेगा अथवा दैनिक मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि वार्षिक भी क्या मिलता है। जो भी आय होता है, इनकम टैक्स जानते होंगे ना, इनकम टैक्स कटता है, फिर उसके बाद से जो लाभ मिलता है, बोनस मिलता है, ये सब क्या होता है? वार्षिक मिलता है। तो इन्हीं चीजों को बताया गया। हालांकि सरकारी उद्देश्यों के लिए इस वित्त वर्ष को वार्षिक आय माना जाता है। इस वित्त वर्ष को, किस वित्त वर्ष को? आगे पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं। इस वित्त वर्ष को नोट करिएगा, किसे कहा गया है। हालांकि सरकारी उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष को वार्षिक आय माना जाता है। वित्त वर्ष को क्या हम कहते हैं? कि वार्षिक आय कहते हैं। और देखिए वार्षिक आय
कब से कब का है वार्षिक आय? यह वित्त वर्ष 1 अप्रैल से, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, अर्थात दूसरे वर्ष में चला जाता है ये। अब जब अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका पड़ेगा ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक आपका जाएगा, 31 मार्च तक। अर्थात ये नेक्स्ट अगले ईयर तक जाके आपका एक वर्ष क्या होता है कि पूरा होता है। इस वर्ष के 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट अगले ईयर के 31 मार्च तक के वर्ष को क्या कह दिया, 31 मार्च तक के डेट को क्या कह दिया जाएगा? वित्त वर्ष की वार्षिक आय, है ना। तो इसे नोट कर लिया। वही जो इनकम टैक्स वगैरह कटता है ना, तो उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं आय। आय का मतलब हमने बताया आपको कि आय का मतलब धन होता है। धन को आप मुद्रा से लीजिए, पैसा से लीजिए, है ना। और किसके जरिए वो मिलता है? आप कोई कार्य किसी जगह पे, किसी संस्था पे जब कार्य करेंगे तभी क्या होगी? कमाई होगी। और कमाई को ही हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो आय, आय भी आपको आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, आय कहते हैं। अब निम्नलिखित रूपों में होती है। अब देखिए कि आय आपको किन किन रूपों में मिलती है। आगे देखते हैं। देखिए मजदूरी, मजदूरी आपका प्रतिदिन भी मिल सकता है, साप्ताहिक भी मिल सकता है और मासिक भी मिल सकता है ना। जैसा वहां का, अब एक दिन का कार्य रहेगा तो एक दिन में ही तोड़ फोड़ के प्लम्बर आया, एक दिन में ही तोड़ फोड़ के अपना कार्य कर दिया, मजदूरी ले लिया। कोई मकान बन रहा है तो वहां साल भर की अगर काम है तो महीने का ले लेगा कि इकट्ठा पैसा मिल जाए। तो दोनों आ सकते हैं इसमें। वेतन है, वेतन मतलब जो तनख्वाह है, जो वार्षिक है, जो स्थायी, जो लोग सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका वेतन हो जाता है। फिर चाहे वो बैंक में हो, टीचर हो, कोई भी संस्था हो, वहां पे कारोबार से लाभ, या कोई आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी क्या है, आपका दुकान वगैरह है, तो इस प्रकार का अगर कारोबार है तो उससे भी आपको आय मिलता है। कमीशन लीजिए, किसी कार्य को करवाने में आप कहते, कहीं कहीं सुनते हैं ना कि हाँ हम आपका कार्य करवा देंगे तो कमीशन हमें इतना चाहिए। आप देखते हैं ना, सबसे ज्यादा तो वहां पे देखिए जो डीलिंग वाले काम करते हैं या फिर प्लॉट उलॉट बेचने, मकान बेचने और बिकवाने का काम करते हैं ना, तो वहां पे देखिए कमीशन का बहुत काम होता है, जरूर आप लोग सुने होंगे। तो उससे भी क्या होता है? आय आता है, उससे भी आय आता है, सबसे आय आता है। सबसे क्या होता है? आय आता है ना। संपत्ति से आने वाला किराया, संपत्ति से आने वाला किराया, मान लीजिए आपका मकान है, आपका प्लॉट है, आपका जगह है, आपने, आपका रूम खाली है, तो आप क्या किए, दुकान वालों को खोलने के लिए दे दिए किराए पे। वैसे रेंट पे आपके यहाँ कोई है तो उस चीजों को बताया जाएगा, जा रहा है। नकद ऋण पर ब्याज, आप किसी को 5,000, 10,000, 1 लाख दिए हैं, उस पे ब्याज भी मिल रहा है, तो वो भी क्या है? आपका आय है। आय में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो भी ये एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो आय में बढ़ रहा है, वो आपका आय है, वो आपका पैसा है। लाभांश, किसी भी चीज पे आप इतना ज्यादा अगर किसी शेयर मार्केट में लगा दिए, उस पे क्या हो रहा है कि आपका लाभ हो रहा है, तो उस चीज को लाभांश कहा जा रहा है। पेंशन है, आप जानते हैं रिटायर होने के बाद कोई टीचर है, चाहे किसी भी संस्था पे अगर वहां पे स्थायी हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन मिलता है। उपहार है, कोई आपको गिफ्ट दिया, कोई तोहफा दिया, तो वो भी आपका क्या है? एक आय है। आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चों का भी बर्थडे होता है तो कोई गिफ्ट नहीं ला पाता है, तो देखते हैं ना कम से कम 101 रुपया लिफाफे में करके वो दे देंगे, तो वो क्या है? आय है वो भी। अ, सबसे छोटा अमाउंट बताई हूँ। नहीं तो देखिए गिफ्ट में कितने बड़े ज्यादा ज्यादा लोग चीजों को दे देते हैं। कोई डायमंड का नेकलेस दे दिया, तो कोई डायमंड का रिंग दे दिया, तो गोल्ड रिंग दे दिया, तो ये सब क्या है? ये भी आपका उपहार, क्या है? आय है। रॉयल्टी, बुक किताब वगैरह लिखने पे जो स्वामित्व में मिलता है ना, उसे ही रॉयल्टी कहते हैं। बख्शीश एवं दान, मंदिरों वंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं ना, गुरुजनों लोगों को दिया जाता है, दान है, बख्शीश है, तो इन चीजों को कहा जाता है ना। बोनस है, कोई स्थायी सर्विस पे है, किसी जॉब पे है, तो उन्हें क्या मिलता है? साल भर पे बोनस मिलता है। और ये बोनस कब मिलता है? ज्यादा देखते हैं ना कि होली, दशहरा, दीपावली फेस्टिवल पे, किसी फेस्टिवल पे मिल जाएगा, मतलब इन तीनों मुख्य फेस्टिवल पे आपको मिल जाएगा। ज्यादा करके दीपावली पे देखिए मिलता है ना, गवर्नमेंट द्वारा ये बोनस इतना आया है इस बार, तो उसी को कहा जाता है। सब्सिडी है, आर्थिक सहायता, चैरिटी,
ये भी आपका आय का ही स्रोत है। तो देखिए ये सब पूछ लेता है कि निम्न में से आय के रूप हैं, तो ये सब आपके आय के रूप हैं, इन चीजों को आप दे सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं कि क्या बता रहा है। अगला देखते हैं पारिवारिक आय के प्रकार। अब प्रकार हम देखते हैं कि पारिवारिक आय के कितने प्रकार हो सकते हैं। पारिवारिक आय के प्रकार 3 प्रकार के बताया गया है। कितने प्रकार से बताया गया? 3 प्रकार से। अब नोट करिए, देखिए वास्तविक आय पहले क्या बता दिया गया है, पेपर सही कर लें। कहा गया है पहला आपका क्या दे दिया पहले नंबर पे कि वास्तविक आय, और दूसरे नंबर पे क्या दे दिया गया है, मुद्रा का आय, है ना। और तीसरा क्या दे दिया गया है, मानसिक आय। सब किसी भी स्टेप में ले लीजिए, वास्तविक आय है। आप वास्तविक आय का मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं, है ना, जो कार्य आप करके और देख ले रहे हैं, किसी कार्य को महसूस कर रहे हैं, उस कार्य को करके उसे खर्च कर उस कार्य को करने में जो भी आपका समय लग रहा है ना, तो वही वास्तविक आय है। और उस कार्य को करके अगर उस चीज से आपको क्या मिल रहा है, संतोष मिल रहा है ना, शांति मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको संतोष मिल रहा है, तो ये क्या कहा जा रहा है, इसी को मानसिक आय कहा जा रहा है। और जब किसी कार्य को आप करते हैं, कार्य को करते हैं और उससे कार्य को करके आपको क्या क्या मिलता है, मुद्रा मिलता है, मुद्रा मिलता है। और मुद्रा मिल के आपको क्या होता है, संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, संतोष की आपकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो उसी चीज को कहा गया है कि 3 प्रकार से क्या होता है, पारिवारिक आय मिल सकता है, वास्तविक आय, मुद्रा आय और मानसिक आय। देखिए वास्तविक आय जिन कार्यों को करके हम महसूस करके उन कार्यों को कर रहे हैं। अब मम्मी क्या करती हैं, मम्मी का पुलाव पनीर बिरयानी बनाती हैं, तो क्या है, ये आपका वास्तविक आय हो गया, है ना। मम्मी को आप देखते हैं तड़का लगा रही हैं दाल में, पनीर कैसे बना रही हैं। सभी परिवार के लोग एक पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, जिससे वो तरह तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। मम्मी सारे दिन साफ सफाई करती हैं, कपड़ा धुलना और सब साफ सफाई का कार्य क्या है, तो ये आपका वास्तविक आय आ जाएगा, है ना, वास्तविक आय है। और उसी खाने को खा के अगर आपको तृप्ति मिल जा रही है, हाँ पनीर बहुत अच्छा बना है, बिरयानी बहुत अच्छा बना है, शाही पनीर, मटर पनीर, मसाला पनीर, हंडी पनीर, जो भी है, जो भी पनीर वगैरह है, जो भी बना है, चाहे खाने में जो भी बना, हर एक सदस्य खा के अगर संतुष्ट हो गया, कहते हैं ना कि पेट भर गया मन नहीं भरा, तो वो क्या है, वो मानसिक आय है आपका। संतोष मिलना ही मानसिक आय हो गया। और मान लीजिए अगर किसी उसी कार्य को और नजरिए से देखिएगा कि वही अगर खाना किसी रेस्टोरेंट में बनाया जा रहा है अपने घर के जरिए, मान लीजिए कि कोई ढाबा खुला हुआ है, कोई रेस्टोरेंट हम खोल रखे हैं छोटा सा, तो उसी खाने को बेचने के बाद, अर्थात उसी खाने को बिकने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मुद्रा मिल रहा है। तो ये मुद्रा आय आपका है ना। तो तीनों रूप ऐसे ही साइकिल क्रम वाइज चलती हैं और ये कार्य होती रहती हैं। भले ही आप ऐसे ना करिए, तो पापा क्या कर रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं ना, तो उन्हें मुद्रा की आय मिल रही है। ये जरूरी नहीं है कि मम्मी मम्मी का खाना ऐसे सेल होके तभी हमें मुद्रा का आय होगा। पापा ड्यूटी जा रहे हैं, वास्तविक आय माँ कर रही है। माँ के करने से सब कोई स्वस्थ है, सबको मानसिक संतुष्टि मिल रही है। पापा सर्विस कर रहे हैं, तो पापा के द्वारा ये आय आ रहा है, तो उससे भी संतुष्टि मिल रही है। तो ये तीनों क्या है, मिले हुए हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं, तो हम बताते हैं। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार की पारिवारिक आय के बारे में विस्तार से जानें और समझना चाहिए कि धन क्या है ना। अब यहाँ देखिए कि धन क्या है, इससे क्या कार्य है। देखते हैं क्या बता रहा है कि दाम, दाम दाम कराए काम, अर्थात वह धन जिससे हम अपने काम करा सकते हैं। दाम कराए काम, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास मुद्रा नहीं है, तो आप मेड नहीं रख सकती, आप अपना मकान नहीं बनवा सकती, आप अपना कोई कार्य नहीं करवा सकती। उसी बात को बताया गया है यहाँ पे, है ना, कि दाम कराए काम, अर्थात वह धन जिससे हम अपने काम करा सकते हैं,
है ना। उससे अब मान लीजिए कि धन खर्च करके ही तो हम अनेक प्रकार के संसाधन लाते हैं। फ्रिज में क्या होता है, सारी हरी सब्जियों को हम स्टोर करने का काम करते हैं, दही रखने का, दूध रखने का, जिससे वो सुरक्षित बचा रहता है, जल्दी फटता नहीं है, आइसक्रीम बनाने का, आइसक्रीम जमाने का, ये सब कार्य करते हैं ना। तो वो भी क्या है, जब हम मुद्रा खर्च किए हैं तभी हम वो काम करवा पा रहे हैं उससे, है ना। मिक्सी लाए हैं तो मुद्रा खर्च करके हम मिक्सी लाए हैं, तभी तो उससे उससे काम करवा पा रहे हैं मसाला पीसने का। तो उसी बात को कहा गया कि दाम का कराए काम, अर्थात वह धन जिससे हम अपने काम करा सकते हैं। धन के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। धन के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब देखिए कि पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विनिमय। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना, है ना। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है ना कि बदलना, व्यापार करना, है ना। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। अब मान लीजिए, पहले के जमाने में सुने होंगे, जरूर आप लोग सुने होंगे कि पहले क्या होता था, फसलें ज्यादा होती थी, है ना। गेहूं, चावल, धान, दाल, ये सब फसलें तो बहुत ज्यादा होती थी पहले। फसल ज्यादा होते थे, कीट पतंगे ज्यादा नहीं लगते थे, इससे हमारी फसलें खराब नहीं होती थी। तो जब फसल कुल मिला के यही सुनिए, हम ज्यादा बताने लगते हैं। जब फसल ज्यादा होती थी ना, तो उस समय क्या था कि पैसे की कमी थी, कमाई करने वालों की कमी थी, लेकिन फसल ज्यादा थे। तो क्या, कभी आप जरूर सुने होंगे कि क्या होता था, गेहूं बेच के उसके बदले में चावल ले लिया जाता था। अगर उस साल चावल नहीं होता था तो गेहूं बेच के मसाले या फिर किचन के सामग्रियां ले ली जाती थी। गेहूं बेच के, गेहूं ज्यादा हो गया है तो गेहूं बेच के बस पैसा आ जाता था, दाम आ जाता था, धन आ जाता था, मुद्रा आ जाता था। और उन्हीं दाम, धन, मुद्रा, ये सब एक ही रूप है, उन्हीं से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो उसी विनिमय का अर्थ है ना कि के माध्यम के रूप में कार्य करना, मतलब बदल के हम गेहूं के बदले में दे के हम पैसा ले लेते थे, तो हम अपना कार्य उस माध्यम को, उस जरिए हम कार्य कर लेते थे। और दूसरा क्या बताया गया है कि मूल्य माप, है ना, कि मूल्य का माप करने को, कि भाई अब मान लीजिए कि गेहूं का रेट वहां पे 12 रुपया किलो है, 25 रुपया किलो है, 12 रुपया किलो, 20 रुपया किलो है। तो उस मूल्य का माप करके इतने किलो लेके, और उसके बदले में कितना, 20 रुपये किलो गेहूं है तो 1 किलो लिए, 20 रुपया दे दिए। उस 20 रुपये के बदले में अगर 20 रुपया लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध दे दिए, है ना। 20 रुपये का 250 ml तेल मिल रहा है सरसों का, तो 250 ml तेल दे दिए। तो उसी मूल्य का माप, अगर उसका उतना मूल्य है तो उसके माप के बराबर क्या दे दिया जाता था, सामान दे देना। तो उसी को कहा गया है कि धन जिससे हम अपना काम करवा सकते हैं। धन के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। धन के ऐसे ही दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस प्रकार धन, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझा पा रही हूँ। अगर क्लास समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जितना पूछेंगे उतना ही समझेंगे फ्रेंड्स, और जितना ही समझेंगे उतना ही अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, लक्ष्य आपके हाथ में आएगी। सो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। ऐसा चीज, इस प्रकार धन ऐसी चीज है जो सामान्यतः वस्तुओं के बदले में स्वीकार्य होती है। वस्तुओं के बदले में, अर्थात हम वस्तु के बदले में विनिमय करके हम गेहूं के बदले में क्या किए, धन ले लिए, है ना। हमारे पास जो चीज है, पहले सुनते थे ना, हमारे पास जो चीज है हम बोले। अब क्या होता है, देश के, ये तो पारिवारिक वो पे ये चल रहा है चैप्टर। अब मान लीजिए देश क्या कर रहा है, हमारे देश में कपास ज्यादा होता है। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि पहले क्या होता था, बुनाई है, कढ़ाई है, पक्के रंग की कला, छपाई की कला, ये सब हमारे देश में थी। तो क्या होता था, निर्यात किया जाता था, है ना। तो निर्यात किया जाता था। जब भाई दूसरे देश को निर्यात किया जाएगा, भेजा जाएगा, तो क्या होगा, आय मिलेगा अपने देश को, अपने राष्ट्र को आय मिलेगा। तो उसी बात को कहा जा रहा है कि गेहूं देके, विनिमय करके चीजों को हम दे देते थे और उस मूल्य का माप हम ले लेते थे। तो उसी चीज को जिससे संदर्भ में अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता था। अन्य वस्तुओं का क्या होता था, मूल्य निर्धारण किया जाता था। कि भाई 250 ml, आपके 1 किलो गेहूं में 20 रुपया आ रहा है, तो 250 ml सरसों के तेल का आप चाहिए तो 20 रुपए में 250 ml मिलेगा, 1 पाव तेल मिलेगा, है ना। तो ऐसे इन चीजों को आका जाता था पहले। आगे देखते हैं।
अगला क्या कहा जा रहा है कि धन का महत्व। अब महत्व कहीं, धन विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। क्यों नहीं करता भाई? धन इसके माध्यम के अदला बदली होती रहती है। उसी तरह धन तो क्या कहते हैं ना कि चंचला होती है। तो उसी बात को कहा जा रहा था, विनिमय में होने वाले खर्च को समाप्त करता है। विनिमय में होने वाले खर्च को समाप्त करता है। आगे देखते हैं। धन मूल्य का मानक अर्थात सामान्य मूल्य वर्ग के रूप में कार्य करता है, अर्थात जिसके संदर्भ में अन्य वस्तुओं का मूल्य अभिव्यक्त किया जाता है। धन मूल्य का मापक अर्थात हमने ऊपर देखा है कि जब हम क्या करते हैं, कोई अनाज देते हैं तो उस अनाज का पहले हम मूल्य माप लेते हैं कि 25 रुपया किलो गेहूं है, 20 रुपया किलो गेहूं है, तो उसका मानक कितना है? 25 रुपए केजी, 25 रुपए केजी गेहूं है, इसका मानक कितना है ना? तो उसी बात को कहा जाए सामान्य मूल्य वर्ग के रूप में कार्य करता है, और इस तरह से मूल्य क्या करता है? कार्य करता है। अगला देखते हैं। यह आस्थगित आदाइयों के मानक के रूप में कार्य करता है, जिससे बचत और निवेश में बढ़ावा मिलता है, जो पूंजी निर्माण के आधार में, तथा इसीलिए यह बेहतर जीवन स्तर के लिए जरूरी है ना? अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, आस्थगित का मतलब होता है ना कि स्थाई, स्थाई करना, फिक्स करना, इकट्ठा करना, धन को स्टोर करना। अब कहते हैं ना कि बैंक में क्या कर दिए कि हम फिक्स कर दिए। एक मिनट, क्या कहते हैं? फिक्स कर दिए, एफडी कर दिए, है ना, एनएससी कर दिए, हमने एनएससी कर दिया। अब घर में सुने होंगे अपने पापा से, आपके पेरेंट्स से, चाहे आपके परिवार में जो भी बड़े सदस्य होंगे उनसे सुने होंगे, ये सब सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो ये क्या होता है? आस्थगित होता है। आप 5 वर्ष के लिए किए, 10 वर्ष के लिए किए, 20 वर्ष के लिए, बेटी के शादी के लिए 25 वर्ष के लिए किए, बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए वो भी 30 वर्ष के लिए किए। तो आप इन चीजों को मेंशन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसी चीज को कहा गया है आस्थगित आदा अदायगिरों के मानक के रूप में कार्य करता है। अदायगिरों के मानक अर्थात अपना अदा रोल करता है इसके रूप में, और ये क्या करता है? जिसकी बचत निवेश को बढ़ावा देता है। अब जब हम इन चीजों को जमा करते हैं तो अपन घर में सुनते हैं कि इस पे इतने प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, ब्याज, ठीक है ना, एनएससी पे इतना ब्याज मिलता है, एफडी पे इतना ब्याज मिलता है, फिक्स करने पे इतना ब्याज मिलता है। तरह तरह के देखते हैं ना कि जमा पूंजी सबकी होती है, तो उस पे अलग अलग ब्याज मिलता है। उसी चीजों को कहा जा रहा है कि अब ये क्या है? आपका बचत ही है। एक तो आपका पैसा जमा है, आस्थगित है, और दूसरे उस पे ब्याज मिल रहा है, ये भी आपका लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना? तो उसी चीज को निवेश में बढ़ावा मिलता है। जो ये ब्याज मिल रहा है वो आपका बढ़ावा ही हो रहा है, वो धन और बढ़ रहा है, जो पूंजी निर्माण का आधार है। और इसीलिए यह बेहतर जीवन को इस तरह, क्यों? क्योंकि देखते हैं ना, हमारे आकस्मिक आवश्यकता के लिए भी ये पूर्ति करता है, बेटी के विवाह के लिए भी करता है, हमारी पारिवारिक देखभाल के लिए भी कर सकता है, हमारे बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए भी कर सकता है, ठीक है ना? तो उसी को आस्थगित कहा गया है कि धन इस रूप में भी हमारे लिए क्या करता है? कार्य करता है। अर्थों को समझिए। आस्थगित का मतलब होता है कि यही फिक्स करना, स्टोर करना, रखना, जैसे आप बैंक में जमा उमा करते हैं, ठीक है ना, आसान वे में समझिए। अगला देखते हैं कि धन का संग्रह लंबे समय के लिए होता है। धन का संग्रह लंबे, अब ये क्या है? लंबे समय के लिए होता है। हम 5 वर्ष के लिए किए, 5 वर्ष में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई आकस्मिक जरूरत नहीं पड़ी, तो हम क्या करते हैं? फिर देखते हैं ना, पापा मम्मी चाहे या फिर आप अपने हस्बैंड से सुनती होंगी ना कि फिर 5 साल के लिए कर दे रहे हैं, 10 साल के लिए हो जाएगा, और ये ब्याज आपका बढ़ता जाएगा, उसमें होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उसी कहा जा रहा है लंबे समय के लिए होता है, जिससे उत्पादन में, निवेश के लिए, संचय तथा परिवार के लिए बेहतर जीवन का सुदृढ़ स्तर को बढ़ावा मिलता है। भाई बढ़ावा मिलेगा ही। अगला देखते हैं। धन आय, धन आय रुपए तथा पैसे के रूप में क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति है, जो एक निश्चित अवधि में पारिवारिक कोष में जाती है, जाती ही है। अब कोई भी आपके घर में कोई सदस्य अगर सर्विस कर रहा है, तो उसी चीज को, इस लाइन को पूरा स्टेप में रख लीजिए कि वो क्या करते हैं? प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, तो मासिक होता है ना, और देख आप सुनते होंगे कि इतने डेट को
उनका क्या होता है कि एक निश्चित वेतन अवधि बंधा होता है। तो उसी बात को कहा जा रहा है कि जो एक निश्चित अवधि में पारिवारिक कोष में जाती है, यह परिवार में मजदूरी। अब आप देख लीजिए कि किस किस रूप में यह आय आ सकती है परिवार में। मजदूरी अर्थात कौन कौन सा कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उस रूप में उसे यह आय प्राप्त हो सकता है। तो मजदूरी के रूप में मिल सकता है, वेतन के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, किराया के रूप में, लाभांश के रूप में, ब्याज के रूप में, है ना, सेवानिवृत्ति आय के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, परिवार के किसी भी सदस्य के भत्ते के रूप में प्राप्त होती है। अब हमें नहीं लगता कि इन चीजों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि मजदूरी क्या होता है, वेतन, बोनस, ये सब क्या होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। धन, देखिए क्लास को एक बार नहीं 2-4 बार देखेंगे ना तो ये सब चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं है ना। बस समझने की कोशिश करिए, 1-2-4 बार इसे पढ़ने की कोशिश करिए, तो हर एक स्टेप, हर एक चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। जो आपके लिए कठिन है, जो नहीं समझ में आता है वो भी, और जो लाइनें ना समझ में आए, बार बार मैं कहती हूँ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आगे बढ़ते हैं। धन आय दैनिक जीवन के लिए वस्तुओं तथा आवश्यकताओं सेवा में परिवर्तन खर्च होती है तथा उसका एक भाग अक्सर भविष्य में इस्तेमाल के लिए अथवा निवेश के उद्देश्य के हेतु बचत के लिए किया जाता है। जो हमने ऊपर पढ़ा है ये निवेश को बढ़ावा देता है, इन्हीं चीजों को तो हमने पढ़ा है। और प्रत्येक परिवार में ये होता है, फिर चाहे वो परिवार एक मध्यम परिवार हो, उच्च परिवार हो, निम्न परिवार हो, है ना। सब परिवार में जो जितना कमाता है ना वो अपने बच्चों के लिए, इतना देखभाल के लिए वो जरूर जमा करता है। भले ही ये क्या है, कहीं भी वो जमा करे, है ना, भले ही वो बेचारा क्यों ना कोई ठेला वाला हो गया। अगला देखते हैं कि विभिन्न परिवारों में धन आय की आवृत्ति और प्रवाह की प्रणाली अलग अलग होती है। आवृत्ति का मतलब होता है कि आने का, विभिन्न परिवार में, सब परिवार में, आपके आस पड़ोसी हैं तो हर आस पड़ोसी पे भी ध्यान दीजिए। सबके कमाने का सबके कार्य करने का नजरिया अलग है, सबके कार्य करने का तौर तरीका, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई मजदूर है, कोई बैंक में है, ऐसे होता है ना। तो उसी कहा जा रहा है कि आय आने का, है ना। आवृत्ति मतलब होता है कि कार्य को करने का, अर्थात आय आने के बारे में कहा जा रहा है। और प्रवाह का मतलब होता है ना कि धन खर्च करना। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि निम्न में से विभिन्न परिवारों में धन प्रवाह की प्रणाली निम्न में से क्या क्या है। तो तरह तरह की चीज देंगे, लेकिन प्रवाह का मतलब समझिए तो। धन से अगर संबंधित है तो प्रवाह का मतलब आप सुनते हैं ना, देखिए कोई किसी भी चीज का अगर आपको अर्थ ना समझ में आए ना तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, हर एक वर्ड मीनिंग का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। प्रवाह का मतलब जानिए, अब मान लीजिए किसी भी नदी, तालाब, झरने का सुनी होंगी ना, प्रवाह, बह रहा है पानी। तो बहने का मतलब क्या हो रहा है कि आगे की तरफ जा रहा है, बह रहा है। घर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग सुनी है कि नहीं सुनी है कि पैसा खूब बहा रही हो, पैसा खूब उड़ा रही हो, रोज ब्यूटी पार्लर जा रही हो, रोज ड्रेस तुम्हारा लिया जा रहा है, रोज कपड़े चेंज हो रहे हैं, रोज साड़ी नई नई चाहिए, है ना। तो उसी चीज को कहा जा रहा है कि धन खर्च करना, उसी चीज को कहा जा रहा है कि धन खर्च करना, है ना। विभिन्न परिवारों में अब आय बहुत तरीके से होती है, देखिए हर कोई कैसे कैसे कमाता है, लेकिन प्रवाह भी क्या होती है, बहुत तरीके से होती है। किसी की पत्नियां देखिए, किसी घर की जितनी भी बेटियां हैं, पत्नियां हैं, वो बहुत बचत करके चलती हैं कि हाँ हमारे पास ये साड़ी है, ये साड़ी है, तो हमें दिखावा नहीं करना है, हम ऐसे ही रह लेंगे। जो भी 2-4 पैसे बचेंगे वो हमारे परिवार के काम आएंगे, आगे चल के काम आएंगे, बच्चों के पढ़ाई में, हमें स्वयं के देखभाल में, आगे चल के पता नहीं कैसी परिस्थिति होगी। कुछ औरतें ऐसी होती हैं, हमें फिजूल खर्चा नहीं करना है, हर महीने में आईब्रो नहीं बनवाना है, हर महीने में फेशियल नहीं करवाना, चलो कहीं फंक्शन है तो करवा लिए, चलो कोई और भी खर्चे, रोज हमें जाके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, हम उन्हीं चीज को अच्छे से हम घर पे बना के खा सकते हैं, तो है ना। तो वो कुछ औरतें होती है दिखावा नहीं करती, वो नहीं प्रवाह करती। वो कुछ जेंट्स होते हैं, कुछ घर परिवार के सदस्य होते हैं, वो दिखावे में नहीं जाते, वो फिजूल खर्चे नहीं करते। तो उसी चीज को कहा। और कुछ जगह होती है कि इन चीजों को भी मेंशन किया जाता है, भाई वो इन चीजों में ज्यादा
खूबियत समझते हैं। तो उसी प्रवाह की बारे में कहा गया है धन के संबंध में। प्रणाली के अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य पेशा है। किसान की आय नियमित नहीं होती है। अब किसान की आय नियमित कैसी होगी? बारिश होगा ही नहीं, फसल अच्छे से होंगे ही नहीं, फसल बढ़िया से पकेंगे नहीं, फसल ज्यादा पैदावार होगा ही नहीं, तो वो घर परिवार के हिसाब से बस फसल ही पैदा हुआ है, तो वो कहाँ बेचारा बेचेगा और कैसे बेच के आय पाएगा, कैसे पैसा पाएगा, कैसे मुद्रा पाएगा, तो कैसे और चीजों को खर्च करेगा? नहीं ना कर पाएगा। तो क्या ये स्थायी है? नहीं स्थायी है। वो तो प्रकृति के नेचर पे अभी स्थायी है कि हाँ बारिश हो गया, झमाझम बारिश हो गई तो झमाझम फसल तैयार हो गया, बारिश नहीं हुई तो फसल उस समय का इनका टंगा रह गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो फसल वैसे ही सड़ के गायब हो गया। तो इन चीजों को बताया जा रहा है कि नियमित नहीं है, किंतु जब वह अपनी फसल बेचता है तो वह धन अर्जित करता है। क्या करता है कि तब वह धन अर्जित करता है। वर्ष में दो फसल, रबी और खरीफ की फसल होती है। इसके विपरीत नौकरी पेशा व्यक्ति की आय नियमित होती है। कोई भी नौकरी और पेशा हो गया ना, तो नियमित नौकरी और पेशा क्या है, वो नियमित होती है। लेकिन यह फसल हो गया तो यह नियमित नहीं होती है। ये देखिए नेचुरल, प्राकृतिक नेचर पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि ज्यादा ठंड पड़ गया तब भी फसल मार जाती है, ज्यादा गर्मी पड़ गई तो फसल सूख जाती है। इन चीजों को तो आप सुने होंगे ना, तो इन्हीं चीजों को बता रहा है। और सब चीजों से क्या होती है, आय आती है। अब इसमें देख लीजिए, दो चीजें आपको बता दे कि रवि की फसल बताया गया है। हमारा होम साइंस है, तो हम खाने पीने से संबंधित चीजों को हैं, तो हमसे पूछ भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन, निम्न में से रवि की फसल है तो गेहूं है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, धान है। तो धान हमारा नहीं होगा, बाकी सारे चीज हो जाएंगे, है ना। निम्न में से खरीफ की फसल है तो धान है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब चीजें हैं। तो इन चीजों को हम जानते हैं। इन भी चीजों से आय की वो होती है। अब इन फसलों से भी क्या करता है किसान, फसल बेच के, उगा के घर खर्च के लिए आय अर्जित कर सकता है। ठीक है ना। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में हम मिलेंगे। सो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।